हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर आपको पता ही है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर भी हम क्या पढ़ रहे थे, हम सारगैसो सागर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ये जान लिया था इसका सारगैसो नाम किस वजह से पड़ा, क्या कारण थे, ये सब चीज़ें हमने जान ली थी। तो इसमें अभी सारगैसो सागर जो है इसमें 2-3 पॉइंट रह रहे थे। तो वो 2-3 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद फिर हम जानेंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है। ठीक है, चलिए तो टाइटल डाल लेते हैं सारगैसो सागर। ठीक है, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, सारगैसो सागर। ठीक है, तो इसमें जो रह रहा था वो पढ़ते हैं। इसमें था महासागरों के पश्चिमी भाग में महासागरों के पश्चिमी भाग में, कहाँ पर? महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है। एकत्रित हो जाती है। क्या होता है? जल राशि एकत्रित हो जाती है। कि पश्चिम में पूर्व की ओर कि पश्चिम में पूर्व की ओर पश्चिम में पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। सामान्य ढाल बन जाता है। ठीक है, अभी इसमें और भी है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है,
ला नीना एक शीतल जलधारा है। कौन सी? ला नीना एक शीतल जलधारा है। क्या है ला नीना? एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। जिसकी उत्पत्ति क्या होती है? जो पेरू है, पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एक मिनट, इसको ठीक कर लो। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है। क्या है? एक गर्म जलधारा है एल नीनो, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, आगे है ला नीना एक प्रवाह क्षेत्र ला नीना एक प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करती है। यह कभी भी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करती। प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रभाव
वैश्विक होता है, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है, जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है, उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है। उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है। ठीक है, उस साल क्या होता है, जो भारतीय मानसून है वो ज़्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। प्रभावित करती है। ठीक है, क्या करती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। देखो, सारगैसो सागर के बारे में ये 2 पॉइंट्स है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमें ज्वार भाटा पढ़ना है, तो या तो आज ही कर लेंगे, ना तो कल की क्लास में कर लेंगे उसको। ठीक है, देख लेते हैं, आज स्टार्ट होगा, आज ना तो कल की क्लास, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कर लेंगे। तो सारगैसो सागर के बारे में और क्या जानकारी है कि महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप जो महासागर हैं उनके पश्चिमी भाग में, कहाँ पर, पश्चिमी भाग में, और वो भी जो विषुवत रेखा है उसके समीप, उसके पास उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के, कौन सी विषुवत रेखा के समीप भी कहाँ, उत्तर और दक्षिण जो विषुवत रेखीय धाराएं हैं, धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम में पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। मतलब फिर क्या होता है कि जो भी ये धारा हैं उनका जब अभिसरण होता है तो उनके अभिसरण के कारण इतनी मात्रा में इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है कि जो पश्चिम के जो डायरेक्शन है, पश्चिम के अंदर भी, पश्चिम में भी पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाती है, मतलब एक ढलान सा बन जाता है, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रति विषुवतीय धारा है वो प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, आगे बात करें, आगे आता है ला नीना, एक शीतल जलधारा है। ला नीना और एल नीनो नाम की जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो ला नीना है वो क्या है, एक शीतल जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में से, पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। हम कह सकते हैं कि जो ला नीना है एक
जलधारा है ये भी, और वो भी शीतल जलधारा है। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उसकी उत्पत्ति हुई है पेरू के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर होती है। वहीं जो एल नीनो है ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ला नीना है और जो एल नीनो है, ये जो जलधाराएं हैं इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो ये कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है ये भी पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ला नीना है वो ठंडी जलधारा है, वहीं जो एल नीनो है वो क्या है? एक गर्म जलधारा है, जिसकी उस उत्पत्ति कहाँ से हुई? पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। देखो, जो ला नीना है जो शीतल जलधारा है उसकी उत्पत्ति तो पेरू के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर होती है, वहाँ से होती है। वहीं जो एल नीनो है उस जो गर्म जलधारा है उसकी उत्पत्ति क्या होती है? पेरू के तट पर जो समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर जो होती है। ठीक है, अब आगे है ला नीना एक प्रवाह क्षेत्र, एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र में विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होती है। अब जो ला नीना है वो क्या है? एक प्रवाह क्षेत्र। जो एल नीनो है उसी की तरह क्या है? प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होती है। अब आगे है, यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करती। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब पूछे ये धाराएं हिंद महासागर में प्रवेश करती हैं तो कभी भी ये जो ला नीना और एल नीनो है ये कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र है उसमें ये प्रवेश नहीं करती हैं, किंतु इन दोनों का प्रवाहित वैश्विक होता है। लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है, मतलब एक अल्टरनेट होता है, एक साल कौन सी जलधारा एक साल कौन सी जलधारा। तो जिस साल क्या होता है जो ला नीना जलधारा है उसकी गहनता होती है वो ज़्यादा होती है, तो उस वर्ष भारतीय मानसून क्या होता है? ज़्यादा, मतलब उस टाइम जो भारत के अंदर जो मानसून होता है वो ज़्यादा आता है, उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। और जिस साल जो एल नीनो है भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो जब एल नीना जलधारा प्रवाहित होगी ज़्यादा तो वो क्या है? नेगेटिव इफेक्ट डालती है जो भारतीय मानसून है उस पर। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा ला नीना के बारे में और एल नीनो के बारे में। तो ये कैसी जलधाराएं हैं, कहाँ इनकी उत्पत्ति होती है, कहाँ पर ये जाकर गिरती हैं, और जो भारतीय मानसून है उसको वो किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो आपको ना मतलब ये है कि एक बेसिक सी स्ट्रक्चर माइंड में बन जाए, आपको ये पता हो जाए कि एग्जैक्ट में ये होता क्या है। पढ़ने के लिए मतलब हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, यहाँ से तो आता ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, जब आपको यही नहीं पता कि ला नीना क्या है या एल नीनो क्या है तो क्वेश्चन कहाँ से कर पाओगे? इनसे ये पता है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ये पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन फटाक से कर दोगे। तो जो ये होता है ना कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछे जा रहे हैं कहाँ से, तो वो हम इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हमारा बेसिक नहीं होता, मतलब हम बेसिक नहीं जानते, बेसिक के बारे में हम नहीं जानते, हम बस ऐसे ही रट के ऊपर से ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं। तो जिस वजह से, और जो जीएस है, जीएस का जो वेटेज है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी एग्ज़ाम मान लो, जीएस आपके अगर वीक है ना तो आप कतई भी उस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर सकते। ठीक है, तो ज्वार भाटा के बारे में ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे और उसको तभी पूरा कर लेंगे। मतलब अगर आज कराऊंगी तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रह जाएगा, फिर अगली क्लास करनी पड़ेगी। तो इससे तो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो सार गैस और सागर है ये हमारा कंप्लीट होता है, हम फिर ज्वार भाटा के बारे में पढ़ लेंगे और फिर हमारा जो ये महासागरीय धाराएँ हैं ना, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम वायुमंडल पढ़ेंगे। जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, जिस हिसाब से पढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। वैसे तो जो ये टॉपिक है ना आपके एक डेढ़ घंटे की क्लास हो तो दो क्लासेस में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन वही है कि जिस हिसाब से आप लोगों का रिएक्शन होता है, मतलब आप जिस हिसाब से क्लास को देखते हैं या जो भी है उस हिसाब से ही फिर मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को और इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। ठीक है,
और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपके साथ के और भी जो बच्चे हों उनसे भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।